हेलो बच्चों, हम लोग आ गए हैं अपने केमिस्ट्री के अगले टॉपिक पे जिसका नाम था द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हम इस टॉपिक के अंतर्गत इस बात की स्टडी करते हैं कि आखिर नेचर में जितने भी क्रिस्टल्स हैं उन क्रिस्टल को कुल कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो अगर हम इनके क्लासिफिकेशंस को देखें तो हम सभी जानते हैं जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं उन क्रिस्टल को नेचर में केवल दो भागों में बांटा गया है। जैसे ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं? क्रिस्टल होते हैं। और आपको मैंने इसके प्रीवियस क्लास में ये बताया था कि क्रिस्टल होता क्या है। यानी जब किसी मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट होता हो या किसी कंपाउंड का अरेंजमेंट होता हो तो अगर उसमें एक एलिमेंट्स के या एक कंपाउंड के बार बार रिपीटेटिव फॉर्म मिलते हैं और वो स्ट्रक्चर पूरे मॉलिक्यूल में एक जैसा रिपीटेड फॉर्म में दिखे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। जैसे अब आपने कहा कि ऑल मेटल कैसे इसके अंतर्गत, जैसे आपने जितने मेटल देखे होंगे आयरन, निकल, कोबाल्ट, गोल्ड, सिल्वर, ईटीसी, जितने भी एलिमेंट्स आप मेटल आप देखते हैं तो इन मेटल के स्ट्रक्चर्स को आप जब आइडेंटिफाई करेंगे ये आप स्ट्रक्चर मिलेंगे कैसे? एक्चुअल में ये आपको मिलेंगे एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी में, जहां पर सभी एलिमेंट के अपने एक डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न के स्ट्रक्चर देखे गए और वो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न पूरे एलिमेंट में वो रिपीटेड है, पूरे मेटल में वो रिपीटेड है और उसी रिपीटेशंस की वजह से उनके स्ट्रक्चर सबसे हार्ड होते हैं और उनकी अपनी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो सभी मेटल्स क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। लेकिन अगर हम नॉन मेटल में भी देखें तो हमको बहुत सारे नॉन मेटल ऐसे भी दिखे हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। जैसे अगर इस नॉन मेटल को अगर हम डाइवर्सिफाई करें यानी देखें तो ये नॉन मेटल दो भागों में डिवाइड किया जाता है। जैसे एक आपको मिलते हैं एलिमेंट्स फॉर, कुछ नॉन मेटल जो नेचर में प्योर फॉर्म में मिलते हैं वो उनके एलिमेंटल फॉर्म होते हैं और उस एलिमेंटल फॉर्म में एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो फास्फोरस, सल्फर और हमारे डायमंड और ग्रेफाइट, ये सब ऐसे नॉन मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं जो इनके एक पूरे कंपाउंड में पूरे एलिमेंट में इनका ये रिपीटेटेड फॉर्म स्ट्रक्चर देखा जा सकता है और ये भी सबसे एक स्पेशल स्ट्रक्चर को अटेन करते हैं क्योंकि इनके बॉन्ड एंगल को आप कभी चेंज नहीं कर सकते, इनके शेप किसी भी वजह से चेंज नहीं कर सकते नॉर्मल कंडीशन टेम्परेचर पे। तो इस नाते ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये क्या बना लेते हैं? क्रिस्टल बना लेते हैं। इस नाते इन सभी को किस में डाला गया है? क्रिस्टलाइन सॉलिड में। दूसरे जो होते हैं नॉन मेटल में उसमें आप कंपाउंड की बात कर सकते हैं। कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो इसके एग्जाम्पल में हमारे आ जाएंगे जिंक सल्फेट, NaCl, KCl, ETC। ये सभी ना प्योर मेटेलिक फॉर्म हैं और ना ही प्योर नॉन मेटल हैं, लेकिन ये एक ऐसे मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट या स्ट्रक्चर इनमें देखे गए हैं कि ये अपने ही स्ट्रक्चर को बार बार पूरे कंपाउंड में क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। और क्रिस्टल यही कहता है कि जब किसी कंपाउंड में, जब किसी स्ट्रक्चर में, जब किसी एलिमेंट्स में किसी एक डिफरेंट स्ट्रक्चर का बार बार रिपीटेशंस हो और वो अरेंजमेंट पूरे एटम में कॉमन हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को कुल कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो चलिए देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब डिवाइड किया गया तो इसको हम लोग कई भागों में बांटे हैं। सबसे पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिवाइड किया गया है तो सबसे पहले सॉलिड को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब आप कहेंगे सर ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो किस बेसिस पे किया गया है? तो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो क्लासिफिकेशन किया गया है ये ऑन द बेसिस ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस
फोर्सेस के आधार पे किया गया कि किस क्रिस्टल में या किस मॉलिक्यूल में कौन सा फोर्स लगता है और उस कौन सा फोर्स की वजह से वो कौन सा स्ट्रक्चर अटेन करता है। तो इस आधार पे ये डिवाइड किया गया है। तो उसमें से सबसे पहला था मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा था आयोनिक सॉलिड, तीसरा था मेटालिक सॉलिड, चौथा था कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो कुल क्रिस्टलाइन सॉलिड को कुल 4 भागों में डिवाइड किया गया है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड कोवैलेंट सॉलिड। तो चलिए देखते हैं, पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड से एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड, याद करिए मॉलिक्यूलर सॉलिड में आपको हमेशा बार बार देखना है कि रेगुलर एंड रिपीटेड पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। तो देखा गया है कि जब कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड के मॉलिक्यूलर फॉर्म, याद करिए ये मॉलिक्यूलर फॉर्म हमको किस रूप में मिलता है, ये एक्चुअल में जितने भी मॉलिक्यूलर फॉर्म देखेंगे ये सभी गैस रूप में मिलता है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन क्या कि गैस जिसके रिजिडिटी या जिसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें, रिपीटेशन स्ट्रक्चर के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, आखिर उसको हम क्यों क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंतर्गत रखते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ये क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सबसे पहले यह है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड को कुल डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। सबसे पहला जो था वो था नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा था पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और तीसरा था हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि इस मॉलिक्यूलर सॉलिड में केवल हम लोग ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे पार्टिकल को ही रखे हैं जिनका नेचुरल स्टेट क्या है, गैस है। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से। तो चलिए बच्चों हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड को कुल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो मैंने आपको पहले बताया था नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, इनमें एक्सप्लेन किया गया। अब आप देखिए जैसा इस क्लासिफिकेशन में ये पहले ही कह दिया गया है कि ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है ये ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस की वजह से किए गए हैं। तो सबसे पहले आप ये जाने कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन कौन से आते हैं। तो याद करिए इसमें सभी कौन आते हैं, गैस आती हैं। और वो गैस कौन से होते हैं, जो एलिमेंटल फॉर्म में होता है, मतलब प्योर H2, N2, Cl2, O2, etc। और आपने देखा होगा कि आप चूंकि गैस हैं तो गैसों में एक नॉर्मल फोर्स लगता है जिसको हम लोग लंदन फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स कहते हैं, लंदन फोर्स कहते हैं। इसके बारे में आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा। ये जो लंदन फोर्स होते हैं ये सभी गैसेस मॉलिक्यूल को आपस में क्या करते हैं, जोड़े रखते हैं, बांधे रखते हैं। क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, इस नाते हर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से फार अपार्ट जाने की कोशिश करता है। इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो अब आपने कहेंगे कि सर इसमें तो मॉलिक्यूलर मोबिलिटी है, तो फिर ये सॉलिड कैसे हुआ, कैसे हम इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंतर्गत रखते हैं। तो चलिए मैं आपको कोई एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। सपोज दैट आप हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। इसको मैं मुझे जगह चाहिए, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। आप हाइड्रोजन के बारे में बात करें। सपोज दैट हाइड्रोजन कहीं ना कहीं एक टीनिएस्ट पार्टिकल होगा। ऐसा नहीं कि वो अपने प्रोटॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहेगा तो वो सॉलिड नहीं होगा।
होगा तो वो कोई ना कोई सॉलिड ही होगा, अपने एटॉमिक फॉर्म में ही सही, लेकिन टीनिएस्ट फॉर्म में ही होने की वजह से ये स्मॉलेस्ट सॉलिड तो होंगे। और उस कंडीशन में कौन से स्टेट में, वो मॉलिक्यूलर रूप में है। और जब मॉलिक्यूलर रूप में है तो ये कंडीशन कुछ ऐसे ही होगी कि अगर दो हाइड्रोजन गैस एक दूसरे के साथ कोवैलेंटली लिंक्ड हैं तो उनके मॉलिक्यूल ऐसे ही होंगे। चूंकि ये गैस हैं, अब जाहिर सी बात है इनके साथ तो तीसरा हाइड्रोजन जुड़ेगा नहीं क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म है। जैसे ही दो हाइड्रोजन एटम जुड़ते हैं इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है और एनर्जी डिक्रीज कर जाती है और ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। तो उसी प्रकार से दूसरे हाइड्रोजन सेम तरीके से जुड़ करके इस प्रकार से बहुत सारे मॉलिक्यूल को क्या कर देते हैं, जन्म दे देते हैं। अब देखिए, याद करिए क्रिस्टल सॉलिड का डिफिनीशन क्या था, रेगुलर एंड रिपीटेड मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। आपने देखा होगा, आप एक सिंगल एटम को पकड़िए, मान लीजिए ये H2 पकड़िए, ये H2 पकड़िए, ये H2 पकड़िए, ये एटम्स के अरेंजमेंट है। भले ही ये अपनी जगह से मोबिलाइज कर रहे हों, लेकिन हर बार किसी भी मॉलिक्यूल को पकड़ते हैं तो H2 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 ही मिलता है। भले ही एक दूसरे के साथ वीक वांडरवाल फोर्सेस, लंदन फोर्सेस द्वारा जुड़े हुए हों, लेकिन हर बार मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में आपको मिलता क्या है, H2 H2 H2। तो इसलिए इनको हम लोग किस में रखते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में। मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा कि क्यों गैस को हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंतर्गत रखते हैं। इसके पीछे रीजन यही है, रिपीटेड एंड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो ये उस एक्सप्लेनेशन को फॉलो कर रहा है कि रेगुलर एंड रिपीटेड H2 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 पूरे गैस में आपको ये रिपीटेशन दिखाई देगा। इसलिए इनको हम लोग कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल दे आर नॉन कंडक्टर। सभी कैसे होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं। नॉन कंडक्टर होने की वजह से जैसे बात, इनके अंदर इलेक्ट्रिकल फ्लो बिल्कुल नहीं होता हो। तो चलिए अब हम अगली प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करते हैं, पोलर। ये तो हो गया, मैं यहां पे हम लिख देते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, अब ये कैसे होते, याद रखिएगा इसमें भी क्या होनी चाहिए, गैस ही होनी चाहिए। और जब इसमें हम गैस लेते हैं तो इनमें कौन सा फोर्स वर्क करता है, इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और जब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन करता है तो ये भी गैसेस स्टेट है, तो इनको क्यों रखा गया है, तो आइए देख लेते हैं। एक कोई कॉमन सा कोई गैस ले लीजिए, हाइड्रोजन फ्लोराइड ले लीजिए, हाइड्रोजन फ्लोराइड ले लिया, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड ले लिया। तो देखिए पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाने के लिए इसमें जब भी हम इस मॉलिक्यूल को क्रिएट करते हैं तो हमें दो ऐसे एटम्स का सिलेक्शन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है जिनके बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस अलग अलग हों, हर एटम से ये अलग अलग हों। तो जाहिर सी बात है जब ऐसे दो एलिमेंट्स के एटम बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे से क्लोजर आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस की वजह से इनमें एक एटम पार्शियली निगेटिव चार्ज हो जाएगा और एक एटम पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली निगेटिव, जरूरी नहीं कोई भी एटम। अमोनिया ले लीजिए। अब होता यह है कि जब ये एटम एक दूसरे के साथ पार्शियली चार्ज्ड हो जाते हैं तो हर एटम अपने नेबरिंग एटम के साथ उस अपोजिट चार्ज ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उनके साथ इंटरेक्ट करने लगता है। और जब वो उनसे इंटरेक्ट करने लगता है तो वो उनका जो पड़ोसी मॉलिक्यूल होता है वो पोलराइड होकर के उनके नज़दीक नियरेस्ट आ जाता है और जिसकी वजह से वो एक रेगुलर क्रम में उनसे अरेंज हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब भी ऐसा होगा, तो जैसे मान लीजिए कि हमने नाइट्रोजन को नहीं, हम सल्फर डाइऑक्साइड का ले लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का ले लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का ले लेते हैं। जब भी कुछ ऐसा क्रिएट होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस क्रिएट होने की वजह से ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस द्वारा एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, जुड़ना शुरू कर देते हैं। और जब ये जुड़ना शुरू करते हैं तो इनको हम कौन सा मॉलिक्यूल, क्रिस्टल में क्यों रखते हैं। अब यहां पे देखिए, यहां पर SO2 जो भी एटॉमिक अरेंजमेंट देखते हैं, ठीक थोड़ी दूर पर आपको वही मॉलिक्यूल उसी अरेंजमेंट में दिख जाता। तो रेगुलर एंड रिपीटेड इस प्रोग्राम को ये फॉलो करता है। और अगर ये ऐसा कर रहा है तो ये कौन सा सॉलिड कहलाएगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब जाहिर सी बात है, जितने भी पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो नॉन पोलर की तुलना में इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होंगे। इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टी तो कुछ और अधिक होगी। तो चलिए अब हम लोग स्टडी करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखिए, अब कह दिया गया कि इसमें लंडन फोर्स नहीं वर्क करना चाहिए, डाइपोल इंटरेक्शन फोर्सेस वर्क नहीं करना चाहिए। इसमें केवल एक ही प्रकार का बॉन्ड अट्रैक्शन काम करना चाहिए। द बॉन्ड अट्रैक्शन इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, क्लोजर आ रहे हैं और एक रेगुलर रिपीटेड अरेंजमेंट में जा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। इसका एक ही पहचान है कि कंपाउंड में हाइड्रोजन का कंपल्सन हो और वो हाइड्रोजन अपने से किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ इंटरेक्ट किया हुआ हो। आप लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल, पानी इसका तो बेस्ट एग्जांपल है। पानी, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ इस प्रकार से इंटरेक्ट होते हैं। तो अब आप कहेंगे कि सर जब हाइड्रोजन बॉन्डेड आता है तो याद करिए ऊपर के दो फेज किस अवस्था में है, गैसेस स्टेट में। जबकि जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डेड का फॉर्मेशन होता है तो इसके दो रूप मिलते हैं, गैस फेज और लिक्विड फेज, लिक्विड फेज और सॉलिड फेज। गैस फेज तो ये भी है, लेकिन इन दो रूपों में ये सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। तो अब कैसे होता है कि यहां पर वो रेगुलर अरेंजमेंट कैसे दिखता है, तो जाहिर सी बात है गैसेस फेज में है, अगर वो मॉलिक्यूलर प्योर फॉर्म तो आपको रेगुलर रिपीटेड पैटर्न तो आपको दिखेगा जैसा ऊपर दिख रहा था। लेकिन मैं अगर आपको बता दूं कि हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल और वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो वो हाइड्रोजन का पैटर्न कैसे बनेगा, तो वो हाइड्रोजन का पैटर्न कुछ यूं बनेगा। जैसे मान लिया ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, तो जाहिर सी बात है इनके साथ वीक इंटरेक्शन की वजह से हाइड्रोजन तो आप देख रहे हैं यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी के मॉलिक्यूल को जब काफ़ी क्लोजर लाते हैं तो वो ऐसा एक हेक्सागन स्ट्रक्चर को अटेन करते हैं जो 3 डायमेंशनल होता है। और उस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की वजह से रेगुलर, रिपीटेड एंड 3 डायमेंशनली अरेंज वाला मॉलिक्यूल का पूरा कॉन्सेप्ट पा जाता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर सॉलिड में हम लोग सभी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल को रख देते हैं। केवल यही बात है, जितने भी मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में आकर के एक रेगुलर और रिपीटेड पैटर्न को अटेन करता है। पानी उसमें से सबसे इजिएस्ट तरीके से समझने वाला एग्जांपल था, इस नाते मैंने इसको आपको एक्सप्लेन किया। तो अब हम लोग पढ़ते हैं अगले वाले टॉपिक पे। तो चलिए बच्चों, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं आयनिक सॉलिड की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था आयनिक सॉलिड।
अब क्वेश्चन ये होता है आयनिक सॉलिड होते क्या हैं। आप सभी जानते हैं जब भी वर्ड आयनिक सॉलिड यूज होता है तो इसका मतलब वहां पर आयन्स यूज होते हैं और वो जो आयन अपोजिटली चार्ज होते हैं। मतलब दीज सॉलिड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू एनायन एंड कैटायन। ये एनायन और कैटायनों के मिलने से बनते हैं। विथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जाहिर सी बात है जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बहुत ही स्ट्रांगर हो तो क्या वो मॉलिक्यूल के एटम अपनी पोजीशन छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते हैं। और जब वो मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेंगे तो दे आर स्ट्रांगली फिक्स्ड देयर प्लेस। अब जाहिर सी बात है कोई भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन और अगर मॉलिक्यूल और एटम एक दूसरे के साथ काफी स्ट्रांगली चिपके हुए हैं तो उससे उस कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सबसे पहला उसकी प्रॉपर्टी ये होगी कि दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा क्योंकि मॉलिक्यूलर मोबिलाइजेशन बिल्कुल नहीं होगा। एंड ब्रिटल, जाहिर सी बात है बहुत स्ट्रांग फोर्स लगाएंगे टूटेगा नहीं, लेकिन अगर आप तोड़ने पे उतारू हो जाएं तो वो खंड खंड हो जाएगा, वो चूर चूर हो जाएगा, लेकिन वो बेंड नहीं होगा। स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने की यही पीछे की आप मेटल में आपने देखा होगा मेटल को आप जो कि उसके अंदर बहुत स्ट्रांगेस्ट फोर्सेस होते हैं आप उसको तोड़ते हैं तो वो बेंड कर जाता है। लेकिन जितने भी आयनिक सॉलिड होते हैं अगर आप उसको तोड़ने पे उतारू हैं तो बेंड नहीं होगा, टूट जरूर जाएगा। और उसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रिटल कहते हैं। और इनकी अगली प्रॉपर्टी है क्या कि ये कंपाउंड स्टेट में प्योर स्टेट में इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होते हैं। दे आर इंसुलेटर। कितना बड़ा दुर्भाग्य है जिनका निर्माण आयन और एनायन और कैटायन के मिलने से होता है, वो जब मिल करके कंपाउंड के फॉर्म में आते हैं तो वो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होते हैं। बट इन लिक्विड स्टेट they are conductor। Is it clear? तो ये रहे आयनिक सॉलिड। और आयनिक सॉलिड के आप सभी एग्जांपल में आप जानते ही होंगे। इसके एग्जांपल में आपके NaCl, KCl, ZnSO4 ETC, ये सब जो आयनिक सॉलिड है वो सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम लोग डिस्कस करते हैं मेटेलिक सॉलिड पर। अब आपके मन में क्वेश्चन ये होगा कि मेटेलिक सॉलिड क्या होता है और इसको हम किस प्रकार से मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की वजह से इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग पहले एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर एक मेटल का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट कैसे होता है, कैसे वो ओरिजिनेट होता है। तो हम सभी जानते हैं जितने भी मेटेलिक सॉलिड का फॉर्मेशन होता है उनके जो आयंस होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ये सभी जानते हैं। यानी इसको हम मेटेलिक कैटायन कह सकते हैं। इनको भी आप कहिए, इनको भी आप कहिए, इनको भी आप कहिए। और ये मेटेलिक कैटायन जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं घिरे होते हैं इलेक्ट्रॉनों से, क्योंकि मेटल के पास
इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होते हैं, इस नाते ये उन सभी इलेक्ट्रॉनों से घिरे होते हैं। तो इस प्रकार से मॉलिक्यूल अपने इस ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर में क्रिएट हो जाता है। अब होता यह है कि ये मेटेलिक बॉन्ड को ओरिजिनेट कैसे करते हैं। एक्चुअल में मेटल कैटायन से जो इलेक्ट्रॉन सबसे हाईएस्ट दूरी पर होता है, जिन इलेक्ट्रॉनों पर न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फील्ड का इफेक्ट बिल्कुल नहीं पड़ता है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपनी पोजीशन को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, मोबिलाइज हो सकते हैं। और यही वो इलेक्ट्रॉन है जो कहीं पर भी कूद के आ जा सकते हैं। वो इन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में भी हो सकते हैं, कहीं पर भी आ जा सकते हैं, मतलब दे आर फ्री टू मूव। अब होता यह है कि मेटेलिक बॉन्ड प्रोड्यूस कैसे होता है। देखिए मेटेलिक बॉन्ड प्रोड्यूस कैसे होता है। इसका न्यूक्लियस इनके इलेक्ट्रॉनों को और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉनों को, और उनके बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन जो लगातार मूव करते रहते हैं, ये लगातार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जनरेट करते हैं। इसके साथ साथ सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फोर्सेस लगते हैं, जिसको हम लोग कोहेसिव फोर्स कहते हैं, वो भी लगातार क्या करते हैं, इनको आपस में खींचता है। और ये सारे फोर्स जब इकट्ठा वर्क करते हैं तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, मेटेलिक फोर्स कहते हैं। और इन मेटेलिक फोर्सेस की वजह से, इन मेटेलिक फोर्सेस में जो इन मेटल कैटायन को आपस में जोड़े रखने का काम करता है, वो ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। आपने देखा होगा कि चाशनी में डूबे हुए रसगुल्ले, तो अगर आप चाशनी को इलेक्ट्रॉन का समुद्र मानते हैं और उस इलेक्ट्रॉन के समुद्र में आपके रसगुल्ले ठीक उसी तरह से डिप्ड होते हैं जिस प्रकार से ये मेटल कैटायन का अरेंजमेंट होता है। और वहाँ पर वो चाशनी ही है जो उस मेटल कैटायन को दूसरे मेटल कैटायन के साथ क्या जोड़े रखती है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबे हुए मेटल कैटायन मेटेलिक फॉर्मेशन को ओरिजिनेट करते हैं, जिससे मेटेलिक बॉन्ड क्रिएट होता है। अब होता यह है कि जब ऐसे मेटल जिनके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर उनके अपोजिट चार्ज पर, अपोजिट एंड पर इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया जाए, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा अपने अपोजिट चार्ज की तरफ क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से इस मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू कर देता है। तो ये इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करता है। इसके अलावा आपने मेटल में कलर, ये कलर को भी एक्सप्लेन करता है। कलर कैसे एक्सप्लेन करता है, हम सभी जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट्स में कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन माने जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब आप कहेंगे कैसे, जिस एलिमेंट्स के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा या जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों में होंगे, उनके अंदर कलर, उनके कलर आयन उतने ही ज़्यादा देखे गए हैं। तो इसलिए ये इस मेटालिक बॉन्ड में कलर को भी एक्सप्लेन करते हैं। तो जितने भी मेटालिक सॉलिड होते हैं ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसके अलावा भी मेटल की और भी प्रॉपर्टी है, जैसे मेटल्स आर मिलेबल एंड डक्टाइल। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि आखिर एक मेटल कैसे मिलेबल हो जाता है। तो देखिए मेटल्स जो होते हैं वो मिलेबल इसलिए होते हैं क्योंकि इनके बीच में तो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड लगते हैं, लेकिन इनके कैटायंस के बीच में भी रिपल्सन्स लगता है, और उन्हीं रिपल्सन्स की वजह से ये क्या करते हैं, मिलेबल हो जाते हैं। अब आप कहेंगे सर कैसे, देखिए जब आप इसके किसी सरफेस के ऊपर एक हैमर से बेट करते हैं, ठोकते हैं, तो जाहिर सी बात है दो मेटल कैटायनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होगा, और जब ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होता है तो इनके बीच में रिपल्सन्स बढ़ जाते हैं, मेटल कैटायन के बीच का रिपल्सन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये इनके
इनकी लाइनिंग को टच नहीं कर सकते, यानी इनके ये एक दूसरे से कभी टच नहीं कर सकते। और जब ये टच नहीं करते हैं तो ये क्या करते हैं, धीरे धीरे ये अपने रिपल्शंस की वजह से इनको अपने साइड के जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं वो उनमें डाल देते हैं। और यही वजह है कि जब आप किसी मेटल को पीटते हैं तब वो धीरे धीरे फैलता चला जाता है। दैट्स ऑल।